हेलो, मैं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। तो आज हम बताएंगे 12th इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए एक नया टॉपिक बता रहे हैं जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 118 पे हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से हम बात करें तो इस टॉपिक से सब्जेक्टिव आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हालांकि ये लंबा टॉपिक है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। यानी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे और सारे क्वेश्चन ट्रिकी रहेंगे। और जो हम बताएंगे ये 2-3 पेज का टॉपिक है, लगभग 45 मिनट का क्लास होगा और ये आपको 100% समझ में आ जाएगा। और यहाँ तक आए हैं, यदि वीडियो हमारा समझ में आए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो देखिए एक वर्ड आ रहा है जीनोम। ये जीनोम होता क्या है इसको समझने के लिए एक हम एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं, जिस पेज पे आपको कुछ जो टेक्निकल टर्म्स आएंगी वो हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक आपको बताएंगे जीनोम क्या होता है ना। सबसे पहले देखिए जीनोम बताते हैं ये क्या होता है। आप देखिए हम बताए थे आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताए थे। इस तरह से आपका डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल होता है ना। ये डीएनए का मॉडल होता है और इस डीएनए में जितने भी नाइट्रोजनस बेस पेयर थे ये सारे क्या होते थे, ये सारे होते थे बेस पेयर। और ये जितने भी बेस पेयर होते हैं, ये बेस पेयर की बात करें 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है। और ये होता है डिप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड सेल के अंदर। और हम बात करें हैप्लॉइड सेल के अंदर तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है। इसको अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है, जो आप कह सकते हैं इसको 3 बिलियन, है कि नहीं है। अब देखिए इतने सारे 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, इस बेस को ही हम कहते हैं जीनोम। इस टोटल को कहते हैं जीनोम। क्लियर है क्या। यानी ये जितना भी बेसेस होते हैं नाइट्रोजनस बेस, यानी एक डीएनए के अंदर, वो टोटल क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। तो आशा करते हैं ये जीनोम वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखें ह्यूमन। ह्यूमन के डीएनए के अंदर जितने भी बेसेस होते हैं सभी को जीनोम कहते हैं। और ये एक प्रोजेक्ट है, यानी इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो ह्यूमन के अंदर जितने भी जीनोम हैं उसके अंदर जितने भी बेसेस हैं, उस बेस का क्या काम है, उसका क्या कोऑर्डिनेशन है, बॉडी में वो किस तरह से फंक्शन प्ले आउट करता है, उस सब के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो चलिए एक डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे लिखे हैं, तो पहले इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज ए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट। यानी हम बात करें ये इंटरनेशनल था। देखिए हर एक चीज़ को अंडरलाइन करते हैं, ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट था। इसमें रिसर्च किया जाना था कि ह्यूमन के अंदर कितने बेस पेयर हैं और उस बेस पेयर का क्या क्या काम है, विद द गोल ऑफ डिटरमाइन द बेस पेयर दैट मेक ए ह्यूमन डीएनए। यानी और साथ ही साथ इसका मेन गोल था कि ह्यूमन के अंदर जांचना, उसको डिटरमाइन करना कि कितने बेस पेयर यहाँ पर थे ह्यूमन डीएनए के अंदर। साथ ही साथ एंड of identify and mapping all of the gene human genome for the both physical and functional standpoint। अब देखिए यहाँ से कुल मिलाकर के इसमें आप समझें तो कहा जा रहा है ह्यूमन, इस प्रोजेक्ट जो था ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हम ह्यूमन के जितने भी डीएनए के अंदर जितने भी बेस थे सभी को हम डिटरमाइन करना चाहते थे। और इसका मेन गोल था जो इस जीन का क्या काम है, उसका क्या फिजिकल एक्टिविटी है और वो क्या फंक्शन प्ले आउट करता है। यानी कुल मिलाकर के ह्यूमन के डीएनए के अंदर जितने भी बेस पेयर हैं वो किस तरह से जीन बनाते हैं, कौन कौन जीन है और उस जीन का क्या क्या काम है, ये यहाँ से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताया गया था। अब देखिए ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट इस सेंस में कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और इसमें काफ़ी पैसे भी खर्च हुए। यानी हम देखें ये 13 साल का प्रोजेक्ट था और 13 साल का जो प्रोजेक्ट था ये मेनली प्ले आउट किया था यूएस का जो था ना एनर्जी डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ इसका जो है हेल्थ डिपार्टमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यानी अमेरिकन
अमेरिका की एक जो है एनर्जी डिपार्टमेंट वो और अमेरिका का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ है उस ये दोनों मिल करके यह काम को शुरू किया था। साथ साथ आप देखिए ये 13 साल का ये प्रोजेक्ट था और ये 13 साल के प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग जो हुआ था वो स्टार्ट जो हुआ था 1900 में और ये कंप्लीट हुआ था 2013 में। तो देखिए यहाँ से कुछ लाइन बताया है, इस लाइन को हम बताते हैं फिर से। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसमें ह्यूमन के अंदर जितने भी बेस पेयर होते हैं उसको डिटरमाइन करना था, साथ ही साथ ह्यूमन जीनोम के अंदर जितने जीन्स थे उसका क्या काम है और उसका क्या फंक्शन है इसका पता लगाना था। इस प्रोजेक्ट की जो एक मेगा प्रोजेक्ट था जो 13 साल तक चला और इसको स्टार्ट किया था मतलब अमेरिका का एनर्जी डिपार्टमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और ये प्रोजेक्ट जो है 13 साल तक चला था, स्टार्ट हुआ था 1990 में और कंप्लीट हुआ था 2003 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से एचजीपी में खर्च क्या हुआ, यानी इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट में कितनी खर्च आई। तो हम आपको पहले ही बताए थे, इसमें देखिए इसमें आपको बताए थे जो ह्यूमन के अंदर लगभग 3 बिलियन बेस है। कितने हैं भाई? 3 मिलियन बेस। और एक बेस को पता करने के लिए लगभग $3 खर्चा हुआ। तो यहाँ पे 3 बिलियन कितना, 3 बिलियन के लिए कितना खर्चा होगा? $9। यानी ये काफ़ी ज़्यादा महंगा प्रोजेक्ट था, काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ। तो देखिए एचजीपी की बात करें, ये इसके गोल क्या थे, ये चाहता क्या था? तो एचजीपी कहा ह्यूमन के अंदर जो 3 बिलियन बेसेस हैं, 3 बिलियन जो बेस पेयर है, इस बेस पेयर का हमें सीक्वेंस पता करना है। यानी उस बेस पेयर का किस तरह से अरेंजमेंट है, ATGC किस तरह से आ रहा है उसका पता लगाना डीएनए के अंदर। और एक बेस पेयर पर जो खर्चा होता था वो लगभग $3 पर BP। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप बताइए ह्यूमन के अंदर कितना बेस पेयर जिसको पता लगाया गया था? लगभग 3 बिलियन। और टोटल एक बेस पर कितना खर्चा आ रहा था एक बेस पेयर पर? तो लगभग $3 US खर्चा होता था। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज $9 बिलियन। यानी हम देखें इस प्रोजेक्ट का टोटल खर्चा जो था 9 बिलियन था। क्लियर है क्या? तो देखिए इस पॉइंट में आपको क्या बताया, इस पॉइंट में हमने ये बताया एचजीपी ये कहा कि ह्यूमन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर हैं और एक बेस पेयर के सीक्वेंस के नोटेशन में जो खर्च आ रहा है $3 आ रहा है। तो टोटल प्रोजेक्ट में खर्च आ रहा था $9 के करीब, $9 बिलियन। ठीक है ना? अब यहाँ से देखिए अगला पॉइंट यहाँ से चलते हैं। अब देखिए यहाँ से ये इतना ज़्यादा खर्चीला प्रोजेक्ट था तो अकेले देश तो इसको काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका के 2 डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने तो इसको शुरू करा दिया। लेकिन धीरे धीरे इसके साथ और भी जुटते गए। जैसे देखिए ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर, यानी इस प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर में अमेरिका तो इसका था ही, जो दूसरे को भी वेलकम किया, दूसरे का भी स्वागत किया और इसके बहुत सारे पार्टनर बन गए। जैसे कि हम देखें यहाँ से जापान इसमें हेल्प किया। यानी मेजर पार्टनर तो यही 2 था। कौन कौन? अमेरिका का एनर्जी डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसको वेलकम ट्रस्ट सोसाइटी नाम दिया। और उसके साथ साथ माइनर रूप में यहाँ से और एडिशनल कंट्रीब्यूट भी हो गया। जापान भी इसमें मदद किया, फ्रांस भी मदद किया, जर्मनी भी मदद किया और चाइना भी मदद किया। यानी आपसे पूछा जाएगा बताइए यहाँ से एचजीपी को सबसे पहले किया कौन था, लाया था कौन? तो अमेरिका का एनर्जी डिपार्टमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक और मेजर पार्टनर इसका बना था जिसका नाम दिया यूके ट्रस्ट, है ना? और इसके साथ साथ और भी कोई एडिशनल कमिटमेंट के साथ जुटते गए, जैसे कि जापान था, फ्रांस था, जर्मनी था, चाइना था, ये सब भी इसमें आया और मदद किया। ये भी पॉइंट समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट आ रहा है। अब देखिए ये जो है इस एचजीपी में, जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा होता है, जैसे आप मान लीजिए बैंकर्स हों या किसी के पेरेंट्स कुछ भी होंगे, तो एक बहुत बड़े डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है जो कि एनालिसिस करने में इजी होता है। उसी तरह से ये इतने बेस जो पेयर थे, 3 बिलियन जो बेस पेयर था, उसका क्या सीक्वेंस है इसको पता करने के लिए और इसको सही से डाटा फीड करने के लिए बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यानी बायोलॉजी के रिसर्च के, बायोलॉजी के डेटा को जब हम कंप्यूटर में डेटा बेस्ड करते हैं प्रॉपर एनालिसिस के लिए, तब उसी का नाम देते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो एचजीपी जो था बायो
इन्फॉर्मेटिक्स से अलग नहीं था। एचजीपी क्लोजली एसोसिएटेड था किसके डेवलपमेंट से, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के डेवलपमेंट से, क्योंकि सब डेटा आपने बना लिया लेकिन उस डेटा को एनालिसिस करना होगा तो कैसे करेंगे, उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स यूज आया। तो इस पेज पे देखिए एक बार फिर से बताते हैं। सबसे पहले आपको बताए ये जो था एक नेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट था और इसका गोल था ह्यूमन के अंदर जितने भी बेस पेयर हैं उसका पता लगाना और साथ ही साथ जीन का पता लगाना और इसका जीन मैपिंग पता करना और इस जीन का क्या फिजिकल है काम और क्या इसका फंक्शनल काम है वो पता करना। फिर ये जो प्रोजेक्ट था 13 साल का था और स्टार्ट किया था अमेरिका का एनर्जी डिपार्टमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। फिर यहाँ से ये लॉन्च हुआ था 1990 में, ख़त्म हुआ था 2003 में। तो टोटल 13 ईयर का प्रोजेक्ट था। और हम बात करते हैं इस एचजीपी में जो अप्रॉक्सीमेट 3 बिलियन था बेस पेयर, इस बेस पेयर का सीक्वेंस पता करना था और सीक्वेंस के लिए जो खर्च होता था 3 बिलियन बेस यानी 3 डॉलर पर बेस पेयर। तो इसका मतलब टोटल प्रोजेक्ट पे खर्च आया था 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर या यूएसए डॉलर। हम कहें इसके शुरुआती ईयर्स में तो इसके साथ यहाँ से एक मेजर इसका जो पार्टनर जुटा यूके और साथ ही साथ इसके धीरे 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 आकर के इसके और क्लाइंट जुटते गए जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ये सभी इसको मदद किया। फिर यहाँ पे बताया एचजीपी जो था बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड था बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, किसके लिए, डाटा एंट्री के लिए और इस डाटा को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर बता रहे हैं, यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आपको कंटेंट सारे क्लियर हो सकें। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो चलिए ऑब्जेक्टिव या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, तो चलिए अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज में आपको यहाँ से बताते हैं, एक बार फिर से बता दें, ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 118 का टॉपिक है, 118 का टॉपिक। चलिए यहाँ से आप देखिए, ये आपको बताते हैं एचजीपी जो इतना महंगा प्रोजेक्ट था, एचजीपी जो करना चाहता था उसका गोल क्या था। तो ये आपसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में बोर्ड में पूछ लेता है। आप हमें ये बताइए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या था, वो क्या चाहता था, है कि नहीं है। इसके लिए आइए ये आपको 5-6 पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। तो एक बार फिर से बताते हैं, देखिए ह्यूमन के अंदर जो था ना लगभग 25 से 30 हजार जीन था। यहाँ पे 20 से 25 हजार लेकिन आगे क्लियर हुआ 30 हजार जीन होता है। यानी ह्यूमन का इतना बड़ा जो डीएनए है, आपको हम बताए थे ना ह्यूमन का ये जो डीएनए होता है, ये ह्यूमन का डीएनए जो लगभग 2.25 मीटर का है, 2.25 मीटर का है डीएनए। इसमें लगभग हम बात करें इस डीएनए के अंदर, ये टोटल डीएनए के अंदर लगभग हम बात करें 20,000 से 25,000 जीन था, है ना। इस जीन का पता लगाना था, है कि नहीं। पहला गोल इसमें कहा गया जो ह्यूमन के अंदर जो 20 से 25,000 जीन था उसको डिफाइन करना, है ना, आइडेंटिफाई करना, यानी उसको पता लगाना। तो टू आइडेंटिफाई द 20,000 to 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए, क्लियर है क्या। यानी इस गोल का, इसका पहला गोल था जो ह्यूमन के अंदर इतने जीन हैं 20 से 25,000 जीन, इसको पता लगाना। दूसरा यहाँ से पॉइंट है, अब देखिए दूसरा क्या कहानी है। दूसरा इसका ये कहानी है कि ह्यूमन के अंदर जो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर है उसका सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस का मतलब क्या, कहाँ ए आ रहा है, कहाँ जी आ रहा है, कहाँ सी आ रहा है, कहाँ टी आ रहा है, कहाँ ए आ रहा है, यानी इसका सीक्वेंस क्या है पूरे 2.25 मीटर डीएनए में, कब ए कब बी कब ए कब जी कब सी कब टी, इस तरह से उसका पता लगाना था, है कि नहीं है। दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा मेन इसका गोल ये था, टू डिटरमाइन ऑल द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर सीक्वेंस एट द मेकअप द ह्यूमन डीएनए। यानी कुल मिलाकर के ह्यूमन डीएनए जो बने हुए हैं वो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर के जो बने हुए हैं उसका सीक्वेंस क्या है। तीसरे की बात करते हैं। अब देखिए ये जो भी डेटा मिलता उस डेटा को कंप्यूटर में फीड करना, यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू। अब देखिए टू स्टोर द एबव इंफॉर्मेशन इन डाटा बेस्ड, और यही चीज़ बताएं डेटा बेस्ड के लिए आप इंफॉर्मेशन कहाँ कलेक्ट करते हैं, कहाँ आप जमा करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यानी ये जो मेरे पास डेटा आएगा उस डेटा को कहाँ हमें स्टोर करना पड़ेगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू। इसके डाटा एनालिसिस के लिए हमें इसे रखना पड़ेगा किसी ना किसी कंप्यूटर में, जिसके लिए हमें करना पड़ेगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करना होगा।
फिर देखिए चौथा आ रहा है, अब देखिए धीरे धीरे इसका डेटा किस तरह से एनालिसिस हो, डेटा आसानी पूर्वक एनालिसिस हो, इसके लिए इसको जो है ना तो उसको इम्प्रूव करना होगा, यानी डाटा एनालिसिस के लिए टूल्स को इम्प्रूव करना। अभी तक 4 बताए, कौन कौन सा? ह्यूमन के अंदर जो 20 से 25,000 जीन था उसका पता लगाना, ह्यूमन के अंदर जितने भी केमिकल बेस पेयर थे नाइट्रोजिनस बेस, उसका सीक्वेंस क्या है उसको पता करना, फिर उस सारे को स्टोर करना इंफॉर्मेटिक्स के थ्रू, और फिर जाके टूल्स डेवलप करना ताकि हम इसका ईजिली एनालिसिस कर सकें। अब देखिए पांचवा इसका गोल था, ये जो है किस तरह से आगे इसका इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हम कहे जो इंसुलिन कहाँ बनता है, आप जरा सुनिए तो, इंसुलिन कहाँ बनता है? इंसुलिन जो बनता है ह्यूमन का पेनक्रियाज में बनता है, और पेनक्रियाज में इंसुलिन को बनाने वाला उसका कोई जीन होता होगा। तो जीन के अंदर हमें ये यदि पता चल जाए जो ए है, जी है, सी है, टी है, क्या है, तो हम एक आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, है कि नहीं है? इस तरह से पता करने के लिए एक टेक्निक डेवलप करना जिससे कि हम आगे उसका इंडस्ट्रियल यूज कर सकें। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्री, यानी इसका पता हमें लग जाए तो ह्यूमन के अंदर में जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी उस चीज़ को हम इंडस्ट्री के थ्रू बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी बाल झड़ने वाला बीमारी, कैंसर का बीमारी, विभिन्न तरह की बीमारियां हैं, यदि हमें ये पता चल जाए जो कौन सा ऐसा बेस पेयर है, कौन सा ऐसा जीन है, उसका क्या नाइट्रोजिनस बेस है जो बॉडी के बाल को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हम इंडस्ट्री में उस चीज़ को डेवलप करके आराम से बना सकते हैं। जैसे अभी कोरोना की महामारी है, तो कोरोना से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा जीन डेवलप्ड हो रहा है, उस जीन के बारे में पता चल जाए तो साइंटिस्ट बहुत सारे उसके जो है वैक्सीन निकाल लेगा। यही सब चीज़ ना होता है इसका यूज़। चलिए अब देखिए अगला चीज़ देखते हैं, टू एड्रेस द इथिकल। अब देखिए इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। अब देखिए इस सारे प्रोजेक्ट में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, इथिकल का मतलब होता है जो समाज के हित के लिए हो, लीगल का मतलब जो सरकार जिसको अप्रूव करता है, और सोशल का मतलब होता है जो वहाँ के लोगों को परेशान ना करे। तो इस सब चीज़ों पर विभिन्न तरह से ध्यान दे करके इस प्रोजेक्ट को चालू करना पड़ा। यानी इस प्रोजेक्ट का जो गोल था उसका सबसे पहला गोल था ह्यूमन के अंदर जो 20 से 25,000 जीन था उसका पता लगाना। दूसरा गोल था 3 बिलियन जो केमिकल बेस पेयर हैं उसका सीक्वेंस पता लगाना। तीसरा जब सीक्वेंस मिल जाएगा तो उसको किस तरह से डाटाबेस एंट्री करेंगे। चौथा जब डाटाबेस मेरे पास चला आया तो उसको एनालिसिस किस तरह से करेंगे। पांचवा इसको किस तरह से इसका टेक्निक डेवलप किया जाए ताकि इंडस्ट्री में उसका यूज हो। और छठा ये सारे काम करने में हमें आदमी का हित होना चाहिए, आदमी का भला होना चाहिए, किसी तरह से अनलीगल नहीं होना चाहिए। ये सारा इसका गोल था। अब देखिए इसके जो एडवांटेज ऑफ एचजीपी, यानी एचजीपी आगे जा कर के क्या किया, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है ये ज़रा देखिए। अच्छा एक बात बताइए, यदि जीन के बारे में, डीएनए के बारे में पता चल जाए तो आगे चल कर के बीमारी की बातें भी आराम से पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कैंसर बीमारी का नाम सुने होंगे। कैंसर होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 सेल था, मान लीजिए ये कोई टिश्यू है, इस टिश्यू में 4 सेल है, तो ये सेल बगल वाले सेल को कहेगा भैया अब तू ग्रोथ नहीं करो, ये कहेगा ये कहेगा ये, इस तरह से क्या होगा, जरूरत से ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट इनहिबिशन। जो लोकल सेल होते हैं, जो हेल्दी सेल होता है उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मिलता है, और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन करने के लिए कोई ना कोई जीन होता होगा, और जब यही जीन गड़बड़ा जाएगा तो एक दूसरे सेल पे कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा और सेल नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ाता रहेगा जो कि ट्यूमर बन जाएगा, कैंसर सेल बन जाएगा। यानी हम बात करें यदि पहले से साइंटिस्ट को इस जीन के बारे में पता होता जो ट्यूमर करता है तो उसके दवा भी आराम से मिल जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के इसका जो है जो दवा के निर्माण में, डिजीज के एक्सपेरिमेंट में, ये सब में काफ़ी यूज आने वाला है। तो देखिए the effect of DNA variation can be studied among the individuals which lead the revolutionary new way to disease and treat मैनी डिसऑर्डर और डिजीज़। अब देखिए इसका यदि हमें पता चल जाए तो ह्यूमन के अंदर जो नया नया तरह का बीमारी आ रहा है, नया नया तरह का कौन कौन बीमारी आ रहा है, उस सारे बीमारी का भी आराम से पता लग जाएगा, उसको डायग्नोज करना, पता करना आसान हो जाएगा और उसको ट्रीट करना भी आसान हो जाए। इसका एडवांटेज क्या रहा, ये आगे जा कर के हमें क्या फ़ायदा किया, तो ये आगे जा कर के
एक बीमारी के खोज में रिवॉल्यूशन आ गया, यानी बीमारी को आराम से खोज भी कर पाता है, यानी कौन सा बीमारी हो गया है, फिर उसको ट्रीट भी कर लेता है और डिजीज़ का पता भी कर लेता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज था। दूसरा एडवांटेज था जो एक तरह से हम बात करें, प्रोवाइड क्लू टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन के अंदर जो किस तरह से बॉडी में डेवलपमेंट होता है, ये जीन के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, तो इसका भी क्लू प्राप्त हो रहा था। फिर देखिए इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा जैसे मान लीजिए बॉडी में बहुत सारे जो है एंजाइम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जैसे कौन सा बीमारी हमें हो गया, बैक्टीरियल, वायरल, ये सब का पता लगाने के लिए जो इसका जो है ये जो HGP बाद में जा कर के ईस्ट बैक्टीरिया के सेल पर भी काम किया, उसके भी बेस पेयर को पता लगाया, ईस्ट पे भी, निमेटोड पे भी, फ्रूट फ्लाई पे भी, प्लांट पे भी, राइस पे भी। आगे आपको बताएंगे एक गोल्डन राइस, वो भी इसी का इवोल्यूशन है। यानी इस तरह से जीन के बारे में पता लगाना जो एक दूसरे से किस तरह से अलग है। फिर देखिए यहाँ से इसमें मेथड क्या करना होगा, मेथड क्या यूज़ होगा। तो देखिए इसमें अब सोचिए, आपको एक सिंपल क्लू आपको बताते हैं। जैसे मानिए आपके पास कोई सेल है, ये मानिए आपके पास कोई सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। सबसे पहले तो हमें न्यूक्लियस को बाहर निकालना होगा, इस न्यूक्लियस को निकालना होगा और इस न्यूक्लियस के वॉल को हटाना होगा, तब जाकर के ये डीएनए निकलेगा और इस डीएनए को हमें कट करना होगा। कट करके छोटे छोटे सेगमेंट बनेंगे और इस छोटे छोटे सेगमेंट को हमें यहाँ पे स्टडी करना होगा। यानी यहाँ पे दो मेथड मेन आता है, बताते हैं आपको। सबसे पहला मेथड जो आता है, इसमें जो मेथडोलॉजी यूज होता है वो दो है मेनली। एक एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब क्या, इस मेथड के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं जीन को जो एक्सप्रेस करता है आरएनए को। जैसे आप देखिएगा, आपको एक प्रोसेस बताए थे स्प्लाइसिंग, ध्यान दीजिएगा। स्प्लाइसिंग में आपको बताए थे, जैसे आपका ये कोई डीएनए है, ठीक है ना, ये कोई डीएनए है, तो इस डीएनए से जब आरएनए निकलता है तो आरएनए में बहुत, जैसे देखिए बहुत सारा ऐसा भाग होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन, जैसे ये डार्क किए, इसके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है और इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब इसके पास सूचना है और इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है। इसका मतलब हम ये पता करेंगे जो किसके पास सूचना है और किसके पास सूचना नहीं है। डीएनए का वो कौन सा पार्ट है जो आरएनए बना रहा है और कौन आरएनए नहीं बना रहा है, इसके लिए हम स्टडी करेंगे। तो देखिए एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होता है, इसको EST का भी कहते हैं। दिस मेथड फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड आरएनए। यानी इसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कौन सा ऐसा जीन है जो आगे जा कर के mRNA बनाएगा और जो mRNA को बनाएगा वही आगे जा कर के प्रोटीन को बनाएगा, है कि नहीं है। ये प्रोसेस को हम यहाँ पर जाने। दूसरा टेक्निक आपको फिर बताते हैं। देखिए दूसरा टेक्निक जो है सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसमें हमें करना क्या है, जैसे डीएनए को हम डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट तोड़े, इसमें कितना बेस है, इसमें कितना बेस है, इसमें कितना बेस है, इसमें कितना बेस है, इस सब का हमें पता लगाना था इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है, इट इज़ एन अप्रोच ऑफ सिंपल सीक्वेंस ऑफ द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल द कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे दो चीज़ बनाए थे, एक वो जिसके पास सूचना है, जिसके पास सूचना होगा उसको बोलेंगे कोडिंग, और इसको दूसरे भाषा में कह देते हैं एक्सॉन। तो देखिए वहाँ से पता लगाना जो कितने के पास एक्सॉन है और कौन कौन नॉन कोडिंग है जिसके पास एक्सॉन नहीं है, यानी सूचना नहीं है, और जिस पार्ट में सूचना नहीं होता है उसको इंट्रॉन कहते हैं। और बाद में इसको जाकर के डिफरेंट रीजन के सीक्वेंस को प्राप्त करना था, है ना। तो चलिए यहाँ से दूसरा, पहला तो आया क्या, पहला आपका आया ESTs। देखें ESTs आया जिसका फुल फॉर्म एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ये भी आपको पूछ लेता है। फिर दूसरा जो आया यहाँ से सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में जो अपने पास डीएनए निकला है उस डीएनए से आरएनए निकालना और वो आरएनए किस तरह से काम करता है इसका पता लगाना था, ठीक है ना। जो कितना एक्सॉन है और कितना एंट्रॉन है, कितना कोडिंग है और कितना
नॉन कोडिंग है। अब देखिए इसमें कुछ कुछ टेक्निक आने लगे। क्या क्या टेक्निक आएगा जरा देखिए। सबसे पहला टेक्निक आपको क्या करना है, जैसे देखिए आपको सेल से डीएनए निकालना है, तो डीएनए निकालने के लिए पहले आप सेल लेंगे, सेल के सेल वॉल को हटाएंगे, उसका न्यूक्लियस लीजिएगा, उसके न्यूक्लियस के वॉल को हटाइएगा, तब ना आपके पास एक डीएनए निकलेगा। फिर उस डीएनए को काटिएगा और काटने के बाद अलग अलग बेस पेयर निकालिएगा, है कि नहीं। ये सारा पता करना था। तो चलिए यहाँ से बताते हैं, फॉर सिक्वेंसिंग द टोटल डीएनए। यहाँ से देखिए फॉर सिक्वेंसिंग, इस सिक्वेंसिंग के लिए टोटल डीएनए को सेल से सबसे पहले आपको सेपरेट करना होगा। सेपरेट एंड ब्रोकन डाउन द रिलेटिव स्मॉल साइज ऑफ फ्रेगमेंट, यानी आपको क्या करना है, जैसे ये सेल है, ठीक है ना, इस सेल के अंदर हम बात करें ऐसे ऐसे इसका डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर। सबसे पहले आपको इसका डीएनए निकालना पड़ा, है कि नहीं है। सबसे पहले आपने डीएनए को निकाला और फिर इस डीएनए को कट करना पड़ा, है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ से आपको बताया फॉर सीक्वेंस, सीक्वेंस को पता करने के लिए सेल के अंदर से सबसे पहले आपको डीएनए को आइसोलेट करेंगे और डीएनए को अलग कर लिए, देन इस डीएनए को ब्रोकन डाउन करेंगे, काटेंगे, जिससे आपको इस डीएनए को काटने के बाद छोटा छोटा फ्रेगमेंट मिल जाएगा। इस तरह से छोटा छोटा फ्रेगमेंट निकलेगा, है कि नहीं है। इस तरह से आपको छोटा छोटा फ्रेगमेंट मिल जाएगा। अब जो ये फ्रेगमेंट निकला है, अब इस फ्रेगमेंट को अलग अलग सेटल करना, कौन कौन साइज का है, छोटा है, कितना बड़ा है, इस सब को सेटल करना। तो यहां से दिस डीएनए फ्रेगमेंट आर क्लोज्ड इन सुटेबल होस्ट। अब देखिए इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। जैसे एक बार फिर से आपको बताते हैं, जैसे हमने कहा ये डीएनए है पूरा, इस डीएनए के इतने छोटे पार्ट को हमने कहा ये जो है ना, ये एक प्रोटीन, कोई प्रोटीन बनाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये प्रोटीन बना रहा है, तो इसको काटे और इस डीएनए को निकाल लिए। अब इस डीएनए इतने से पार्ट को हमने क्या कह दिया, जीन। अब इस जीन का क्या काम है, इसको पता करने के लिए हम इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं, या फिर हो सकता है इसको हम ईस्ट के अंदर भी डाल देंगे। तो इस जीन के जाने के बाद बैक्टीरिया में जो बदलाव होगा वही काम तो इस जीन का होगा, और इस जीन के डालने के बाद ईस्ट में जो बदलाव होगा वही काम इसका होगा। यानी कुल मिलाकर के देखिए ये हुआ, जीन को जस्ट लाइक आप मेमोरी मान लें, और बैक्टीरिया ईस्ट को आप जस्ट लाइक ए डिवाइस मान लें। यदि मेमोरी को जिस डिवाइस में डालिएगा तो मेमोरी का जो कहानी होगा वही डिवाइस में एक्सप्रेस करेगा। सेम उसी तरह से ये ह्यूमन के जीन को काट करके बैक्टीरिया के अंदर डाल लिए, और बैक्टीरिया के अंदर जो बदलाव मिला हम कहेंगे आदमी के अंदर भी वही काम कर रहा था। फिर इसी तरह से हम इसको किसके अंदर डाल दिए, ईस्ट के अंदर, और ईस्ट के अंदर क्या कहानी मिल रहा है वही कहानी इसका था। यानी यहाँ पर जब आप बैक्टीरिया के शरीर में ह्यूमन के जीन को डालेंगे तब इसका नाम देंगे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC। अगर आप इसी चीज़ को, इसी डीएनए के सीक्वेंस को अगर आप ईस्ट में डालिएगा तब इसका नाम देंगे YAC, है ना, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यानी YAC। यहाँ से आपको टोटल बता रहे हैं क्या था। दिस डीएनए फ्रेगमेंट आर लोकेटेड इन सिचुएटेड होस्ट यूजिंग सुटेबल वेक्टर। अब ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट निकला है, अब इस डीएनए के फ्रेगमेंट को सुटेबल वेक्टर के अंदर डालेंगे। सुटेबल वेक्टर आप बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं एज ए वेक्टर। जब आप बैक्टीरिया को यूज करेंगे वेक्टर के रूप में तब इसका नाम देंगे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC। जब आप किसी ईस्ट के अंदर डालिएगा तब इसको बोलेंगे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC। क्लियर है क्या, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। पहला आपको बताए इस टेक्निक में जो सबसे पहले सेल के अंदर से उसके पूरे डीएनए को आइसोलेट कर लेना, यानी उसके डीएनए को, फुल डीएनए को आइसोलेट आपने कर लिया। फिर आइसोलेटेड डीएनए को आप ब्रेक डाउन किए, और ब्रेक डाउन करके उसके साइज के बेस पे आप फ्रेगमेंट को सजा लिए, है ना। देन इस बचे हुए फ्रेगमेंट को आप होस्ट के अंदर सिचुएटेड करेंगे। अब वो होस्ट जैसा एक वेक्टर होगा, यदि वेक्टर के रूप में बैक्टीरिया को यूज कीजिएगा तब नाम दीजिएगा BAC, यानी बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगर आप ईस्ट के अंदर डालिएगा तो नाम दीजिएगा YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस ईस्ट में और इस बैक्टीरिया में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, और इस बदलाव के लिए सबसे पहले जो इस टेक्निक का यूज किया था साइंटिस्ट, उसका नाम था फ्रेडरिक सेंगर। और फ्रेडरिक सेंगर ही इस प्रिंसिपल को डेवलप किया था और सीक्वेंस नेटवेशन का ये कहानी लाया था। 1 मिनट लाइट कट गई है तो हम जरा विंडो खोल लेते हैं।
चलिए, यहाँ से अब देखिए आपको क्या किया जा रहा है। यहाँ से यही जो फ्रेडरिक सेंगर थे, यही साइंटिस्ट इस प्रिंसिपल को बढ़ाए और डीएनए के सीक्वेंस को आगे जा कर के वो एनोटेट किए, मतलब इस कहानी को आगे वो बताए थे। क्लियर है क्या? ये साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अब ये जो बेस हुआ है, अब जो ये कहानी हुआ है उससे कुछ ना कुछ पार्ट ओवरलैप करेगा। जैसे देखिए बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तो बैक्टीरिया का भी कुछ अपना डीएनए होगा और ह्यूमन का भी डीएनए का फ्रेगमेंट होगा। ये सारा जो ओवरलैप होगा उस डीएनए के फ्रेगमेंट को फिर आगे जा कर के उसको अरेंज कर लिया। देखिए अभी तक किए क्या है, सबसे पहले ह्यूमन के सेल से उसके फुल डीएनए को निकाले, देन उस डीएनए को काटे और डीएनए को काटकर उसके साइज के बेस पे अरेंज किए। फिर इस फ्रेगमेंट को, इसी को ना कटे हुए डीएनए को ही फ्रेगमेंट कहे, अब इस फ्रेगमेंट को इसके नेचर के को पता करने के लिए इसको हम होस्ट के अंदर डालें और होस्ट एज ए वेक्टर। अब वेक्टर के रूप में आप बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं या फिर ईस्ट यूज कर सकते हैं। यदि आप बैक्टीरिया यूज किए हैं तो नाम दिए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, अगर आप ईस्ट यूज किए हैं तो YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम नाम देंगे, है ना। फिर बताए इस कहानी को सबसे पहले इस टेक्निक का यूज जो किया था फ्रेडरिक सिंगर किया था और ये प्रिंसिपल को वही डेवलप किया था। और ये जो बाद में जाकर जो ओवरलैप रीजन थे उसको जाकर के अलग अरेंज कर लिया, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ से अब इस सीक्वेंस को आगे पता करने के लिए आगे इसका क्या कहानी है, सारे सीक्वेंस को जो है ना कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग किया गया और इसको आगे डेवलप किया गया। अब जो है इस सारे डेटा को लेकर इस डेटा को लिए, जैसे कौन सा, जैसे मान लीजिए सपोज कोई जो सीक्वेंस था A GCCT, मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है, ये कुछ A काम कर रहा है, इसी तरह से कोई दूसरा होगा B काम कर रहा है, तीसरा होगा C काम कर रहा है, वैसे वैसे सबको जो इन्फॉर्मेशन था सीक्वेंस, अब उस सारे सीक्वेंस को वो क्या किए कंप्यूटर में डेटाबेस प्रोग्रामिंग करा दिए। और फाइनली इसमें क्या किया गया, फाइनली जो इस सारे जो जेनेटिक्स का जो कंडीशन मिला उसका फिजिकल मैप तैयार कर लिया और इसी फिजिकल मैप को जीनोम के बेस पे आगे जाकर के इंफॉर्मेशन को पब्लिश करा दिया गया, जिसका यूज जो है आगे जाकर के पॉलीमॉर्फिज्म में ह्यूमन के अंदर जो था वो बदलाव को शो करता था। और ये जो यही जो साइट रहा उसी का नाम दिए रिकॉग्नाइजिंग साइट। जरा देखिए एक बार फिर से बताएं, जो डेटा मिला ना उस डेटा के फिजिकली काम को देखा गया और उस काम को जो है कंप्यूटराइज कर लिया गया और उस इंफॉर्मेशन को जब मिलाया गया तो पता चला सारा आदमी का इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ अलग होता है, जिसको कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। यानी सारे आदमी का डीएनए एक जैसा नहीं होता है, जिसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहा गया। और ये जो होते हैं वो डीएनए के न्यूक्लियोज यानी हम बात करें इंडो न्यूक्लियस जो होता है इसके बेस पे रिकॉग्नाइज्ड किया गया। अब देखिए इंडो न्यूक्लियस क्या होता है ये आपको जेनेटिक्स में इजीली बताया जाएंगे। अब यहाँ से देखिए आगे आपको बताते हैं साइलेंट फीचर इसका क्या था। यानी सारा कहानी ख़त्म हो गया, यानी जीनोम के बारे में जो हमें पढ़ना था वो पढ़ लिए। तब ये आगे हमारे किस काम के आएगा, साइलेंट फीचर क्या था, ये हमें क्या क्या, ये जो हम इतना काम जो किए, इतना खर्च किए, 13 साल तक प्रोजेक्ट चला, उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ, तो उसी को हम 9 पॉइंट में यहाँ पे बताया है जो आपको एनसीईआरटी का बिल्कुल सेम टू सेम वही है। तो चलिए इसको हम एक एक करके समझते हैं। आप लोग एनसीईआरटी ऑनेस्टली ज़रूर पढ़िएगा। तो देखिए साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो है सबसे पहला इसका साइलेंट फीचर है जो ह्यूमन के अंदर जो 3 बिलियन था, 3 बिलियन को आपने यहाँ पे लिख दिया एग्जैक्टली डाटा। 1 मिलियन बराबर, अच्छा मिलियन और बिलियन में 1000 गुना का फर्क होता है, पता है ना। तो इतना मिलियन कहिए या 1 बिलियन कहिए, लगभग सेम ही था। तो ह्यूमन के अंदर इतना मिलियन जो था 3164.7 मिलियन बेस पेयर यानी न्यूक्लियोटाइड, इसका पता लगा लिया। फिर जाकर के वो ये पता किया जो ह्यूमन के अंदर जो भी जीन होते हैं उस जीन, आपको पहले ही बताए थे ह्यूमन के अंदर 20 से 25 हज़ार जीन होता है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा होता है, हम यहाँ से लिख लेते हैं टोटल जीन,
हाँ आगे दिया हुआ है, अगला पॉइंट तो है ही। यहाँ से देखिए एक जीन के अंदर, जैसे हमने कहा जैसे डीएनए का ये पार्ट कोई जीन है, इसको हम जीन कह दिए, तो एवरेज इसके अंदर जो होगा 3000 बेस पेयर होगा। यानी डीएनए का ये सारा पार्ट जिसके अंदर 3000 इस तरह से बेस पेयर होंगे, ए टी जी सी इस तरह से जो बेस पेयर होंगे, 3000 बेस पेयर मिल करके एक जीन बनाता है ना। तो यहाँ से बताया द एवरेज जीन कंसिस्ट 3000 बेसेस। यानी आपको ये पूछ लेगा क्वेश्चन में, आप हमें ये बताइए सामान्यतः एक जीन के अंदर कितना बेसेस होते हैं, तो 3000। लेकिन एक जो था ना, एक जीन था जिसका नाम था डिस्ट्रोफिन, एक जीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, और ये लार्जेस्ट जीन है डिस्ट्रोफिन, जिसके अंदर 1.4 मिलियन बेसेस थे। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से 2 पॉइंट अभी तक आया। इसमें एक आया, एक सामान्य जीन की बात करें, एवरेज एक जीन के पास लगभग 3000 बेसेस होते हैं। लेकिन ह्यूमन के अंदर एक डिस्ट्रोफिन का जीन होता है जिसके अंदर 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं। इसका मतलब ये जो होता है सबसे बड़ा जीन है। आपसे कहेगा सबसे बड़ा जीन किसका होता है, डिस्ट्रोफिन का। कितने बेसेस होते हैं, 2.4 मिलियन, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ जो पता, देखिए आगे जा कर के पता चला ह्यूमन के बॉडी के अंदर लगभग 30,000 एसेंशियल जीन है। 30,000 जीन है, ठीक है ना। पहले साइंटिस्ट का अनुमान कुछ और था, लेकिन अभी जो पता लगा वो क्या लगा, 30,000 जीन है। उस 30,000 जीन में से 99% जो जीन है उसका बेस लगभग सेम होता है सारे पीपल्स के अंदर, सारे ह्यूमन के अंदर। यानी हम बात करते हैं जो 30,000 जीन का पता चला, उस जीन में से 99.9% सेम होता है सारे ह्यूमन के अंदर, केवल 0.1% ही अलग होता है, जिसको आपको हम बताएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, आगे आपको बताएंगे। फिर चलिए चौथा पॉइंट था ये जो था, उसके बाद अगला चीज कहा गया जितना भी जीन हमें डिस्कवर है उससे जो है लगभग हम बात करें 50% से ज़्यादा की डिस्कवरी, मतलब यहाँ से देखिएगा द फंक्शन आर अननोन फॉर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन। यानी जितना भी जीन खोजा गया है उसमें से लगभग 50% ऐसे जीन हैं जिसके फंक्शन के बारे में नहीं पता है, जो अननोन है, क्या करता है आज हमें भी नहीं पता है। फिर देखिए यहाँ से आपको कहा जाए जितना जीनोम था, जितना ह्यूमन का जीनोम में कितना नाइट्रोजनस बेस है, लगभग 3 बिलियन। उस 3 बिलियन में से लगभग 2% से कम ही जीनोम आगे जाकर के प्रोटीन बनाता है। देखिए अभी तक 4 पॉइंट बताए हैं, उस चारों को एक बार फिर से बताते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट कहा ह्यूमन के अंदर जो 3164.7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड है उसका पता लगाया। दूसरा जो था ये कहा जो ह्यूमन के अंदर जो सामान्यतः जीन के अंदर 3000 बेसेस होते हैं, लेकिन एक डिस्ट्रोफिन का जीन है जो सबसे लंबा होता है जिसके अंदर 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं। फिर कहा टोटल नंबर जो था मतलब जीन का 30,000, इसमें से 99.9 बेस जो होते हैं एक दूसरे के सिमिलर होते हैं ह्यूमन के अंदर। फिर यहाँ से देखें ये जो लगभग जितने जीन खोजे गए 30,000 जीन, उसमें से आधे से अधिक 50% से अधिक है जिसका हमें काम ही नहीं पता है, जिसका काम को भी डिस्कवर करना बाकी है। फिर कहा ह्यूमन के अंदर जितने भी जीनोम थे उस जीनोम का मात्र 2% ही जीनोम आगे कोई ना कोई प्रोटीन बनाता है। फिर चलते हैं छठा पे। अब आपको कहा जा रहा है ह्यूमन के अंदर जो जीन होता है, ह्यूमन के अंदर जो डीएनए होता है बार बार रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। रिपीटेटिव सीक्वेंस का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये कोई डीएनए है तो ए आना स्टार्ट हुआ तो 1000 बार ए ही आएगा, तो ये क्या हुआ, रिपीटेटिव सीक्वेंस। यदि जी आया तो लगातार जी जी ही आता रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस। ह्यूमन के अंदर एक बड़ा सा लार्ज कंटेंट जो होता था वो रिपीटेटिव सीक्वेंस का होता है। अब जरा देखिए, अब ये रिपीटेटिव सीक्वेंस करता क्या है। देखिए रिपीटेटिव सीक्वेंस कोई ज़्यादा डायरेक्शन नहीं करता है, लेकिन ये 2 काम में बड़ा हेल्प करता है, क्रोमोसोम को स्ट्रक्चर बनाने में, यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बनाने में, और साथ ही साथ ये इवोल्यूशन को बताने में इस रिपीटेटिव सीक्वेंस का बड़ा हाथ है। यानी देखिए डीएनए का जो बड़ा डेटा बना हुआ है, डीएनए जो उतना लंबा है उसमें मैक्सिमम पार्ट जो है रिपीटेटिव सीक्वेंस ही है जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है और उसके काम को देखता है, साथ ही साथ ये इवोल्यूशन को भी परफॉर्म करता है। अब देखिए ये पॉइंट बड़े काम का है, ये 8 नंबर पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछता है। अब देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 जो है ह्यूमन का सबसे बड़ा क्रोमोसोम
क्रोमोसोम नंबर 1 है जिसमें 2968 जीन है। यानी क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उसमें 2968 जीन है। वैसे तो एचजीपी को ख़त्म मान लिया गया था 2003 में, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 पर 3 साल ज़्यादा काम चला, 2006 तक चला था। यानी हम बात करें, आपसे पूछेगा ह्यूमन का सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन है, तो क्रोमोसोम नंबर 1। इस पर कितना जीनोम होता था है, तो 2968। सबसे छोटा जीन कौन सा है, वाई जीन, और वाई जीन पे कितना जीन है, 231। यानी हम देखें ह्यूमन के अंदर जो 46 क्रोमोसोम है, इसमें से 23 जो क्रोमोसोम है उसमें से पता चला जो क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है और उसके ऊपर 2968 जीन है। और क्रोमोसोम वाई जो है उसके वो सबसे छोटा है, शॉर्ट है, और उसके अंदर सबसे कम जीन 231 जीन होते हैं। फिर आगे नवा देखिए, नवा जो कहा जा रहा है रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये जो हम आपको बताएं रिपीटेटिव सीक्वेंस, अब वो तो बता ही दिए। अब देखिए डीएनए में जो है ना, इस डीएनए में बात करें, आपने तो डबल हेलिकल मॉडल पढ़ा है डीएनए का, लेकिन इस डीएनए के अंदर कुछ ऐसे भी भाग होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं ये भाग, ये इसमें क्या डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड, ये है सिंगल स्टैंडर्ड। तो इस तरह का जो सिंगल स्टैंडर्ड पार्ट था उसका नाम दिए SNP, उसका नाम हम देंगे आगे SNP। यानी ह्यूमन के अंदर बहुत ऐसा पार्ट था, लगभग 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसा था जहाँ पर सिंगल बेस न्यूक्लियोटाइड था। सिंगल बेस न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या, जैसे हमने कहा ये आपका डीएनए डबल स्टैंडर्ड हमने बनाया, यहाँ तक डबल बनाया, फिर यहाँ सिंगल है, फिर यहाँ डबल है, फिर यहाँ सिंगल है, फिर यहाँ डबल है। इसका मतलब ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये सारा पार्ट क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड। यानी ह्यूमन के डीएनए के अंदर 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसा था जहां पर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड था, उसी चीज को कहा जा रहा है। साइंटिस्ट हैड आइडेंटिफाइड द 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर द सिंगल बेस डीएनए सीक्वेंस डिफरेंट कॉल्ड SNP, सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म नाम दिया, और ये ह्यूमन के अंदर मिलता है। तो ये चीज़ हम आपको यहाँ तक बताए। अब देखिए कुछ चीज़ और यहाँ से हमें ध्यान रखना है, एक बार हम रिवाइज भी कराएंगे सारे को। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, ये हमें क्या हेल्प कराएगा, तो ये एप्लीकेशन जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये आगे जो है ना, यानी हम बात करें बायोलॉजिकल रिसर्च में हेल्प करेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताए ही हैं ट्यूमर का पता लगाएगा, और साथ ही साथ बहुत सारे प्रोटीन बनाने वाले प्रक्रम को भी ये बताएगा। यानी कुल मिलाकर के एचजीपी का इंडस्ट्रियल प्रयोग है। फिर जैसे अभी मान लीजिए जो अभी कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बन रहा है, ये सब तो एकाएक संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए ह्यूमन के जीनोम के बारे में उसको पहले पता है। अब तो उसको वैक्सीन बनाने के लिए ह्यूमन के जीनोम पे रिसर्च नहीं करना है, वो तो पहले करके बैठा हुआ है। अब जो भी रिसर्च करना है वो वायरस पे करना है, और उस वायरस पे रिसर्च करके जो ह्यूमन के डीएनए को नुकसान ना करें वैसे दवा का रिसर्च करना है। यानी एक चीज़ पहले से कराया हुआ है, यानी रिसर्च में बड़ा फायदा है इसका। साथ ही साथ कैंसर के लिए और कैंसर के स्टडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ ह्यूमन के अंदर कौन कौन सा प्रोटीन और कौन कौन सा जीन है जो प्रोटीन को बनाता है, ये काम करने में ये हमें हेल्प किया। तो चलिए एक बार फिर से हम सबों को समराइज कर देते हैं, आसानी पूर्वक समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ से सारा चीज़ अंडरलाइंड है, और इस अंडरलाइंड वाले चीज़ों को हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं। देखिए आपको बताया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर हमें डिटरमाइन करना है कितने बेस हैं, और उस सारे बेस का आइडेंटिफाई करना है, और साथ ही साथ जीन का पता करना है, और जीन का फिजिकल और फंक्शनल वैल्यू क्या है उसको पता करना है। फिर एचजीपी 13 साल का प्रोजेक्ट था जो स्टार्ट किया था अमेरिका का एनर्जी डिपार्टमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और साथ ही साथ ये 1990 से लेकर के 2003 तक चला था, 13 साल का प्रोजेक्ट था। फिर आपको बताया इस प्रोजेक्ट के बाद पता चला, इस प्रोजेक्ट में पता चला जो लगभग 3 बिलियन बेस पेयर हैं जिसका सीक्वेंस का पता किया गया, और अप्रॉक्सीमेटली एक बेस पेयर के पता करने में $3 का खर्चा हुआ। तो 9 बिलियन था, 3 बिलियन था बेस, तो 9 बिलियन टोटल खर्चा हुआ। तो इस खर्चे का वहन काफ़ी देशों ने मिलकर के किया। सबसे पहले अमेरिका का मेन पार्टनर जो बना ट्रस्ट यूके बना, और उसके साथ यहाँ पे अलग अलग कंट्री भी आए, जैसे जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ये सब आया। और एचजीपी जो होता है एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, किससे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, क्योंकि डाटा को समराइज करने के लिए।
फिर यहाँ से बताए गोल ऑफ एचजीपी गोल था उसका एचजीपी का, जो ह्यूमन के अंदर जो लगभग 20 से 25,000 जीन है उसका पता लगाना। फिर 3 बिलियन जो बेस पेयर है उसका पता लगाना कि क्या सीक्वेंस है। फिर आगे जाकर के इस इंफॉर्मेशन को स्टोर रखना और इस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करने के लिए टेक्निक और टूल्स डेवलप करना। और ह्यूमन के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसे तरह से काम करे जो इंडस्ट्रियल यूज़ में भी आ सके। साथ ही साथ ये जो भी मेरे पास एड्रेस मिले हैं, जो भी ये काम होगा वो सोशल होना चाहिए, किसी लोगों को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, इससे लोगों का फ़ायदा ही भविष्य में होकर होना चाहिए। फिर इसका एडवांटेज क्या था, डिजीज़ में पता लगाना, नया नया डिजीज़ आता है उसका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ये सब के बारे में पता लगाना। फिर देखिए ये जो है ना ह्यूमन जीनोम प्रोवाइड करता था एक क्लू स्टडी के लिए। और हम बात करें ये जो है ना, इसके बाद ह्यूमन के बाद बैक्टीरिया पे, ईस्ट का, निम्योटाइड का, उसके बाद फ्रूट फ्लाई का, राइस का, प्लांट का, इस सब पे भी रिसर्च किया गया। इसमें मेथड जो आते हैं 2 एक्सप्रेस सीक्वेंस टैगिंग, जिसके थ्रू हम यहाँ से डीएनए के पार्ट को चुनते हैं जो आरएनए को बनाता है। फिर यहाँ से दूसरा प्रोसेस आया सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में हम आरएनए का जो कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट होता है, यानी एक्सॉन और इंट्रॉन, उसको पता करना और उसके काम को लगाना। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले ह्यूमन के सेल के अंदर से उसका पूरे डीएनए को आइसोलेट करते हैं, डीएनए को काटते हैं और उसके स्मॉल फ्रेगमेंट को बांट देते हैं। फिर उसके स्मॉल फ्रेगमेंट को अंदर इस स्मॉल फ्रेगमेंट का पता लगाने के लिए हम उसके होस्ट के अंदर डालते हैं। होस्ट हम बैक्टीरिया में लेंगे तो उसका जो डीएनए बनेगा, उसका जो क्रोमोसोम बनेगा, ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और यदि ईस्ट में इसको इंसर्ट करेंगे तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम नाम देंगे। अब जो भी यहाँ से एक्सपेरिमेंट आया उस एक्सपेरिमेंट को हम फ्रेगमेंट के साथ मैच करेंगे, और ये टेक्निक सबसे पहले फ्रेडरिक सिंगर ने बताया था। फिर यहाँ से इस टेक्निक में हम देखेंगे ह्यूमन के जीन के साथ किसका किसका जीन ओवरलैप होता है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे की कहानी देखेंगे। फिर यहाँ से उस बेस को उस डेटा बेस को जो प्रोग्रामिंग किया गया, और साथ में यहाँ से पॉलीमॉर्फिज्म को पता लगा लिया गया। फिर देखिए यहाँ से आगे बताए इसका जो साइलेंट फीचर था उसमें ह्यूमन के अंदर जितने भी मिलियन बेस थे उसका पता लगाना था, लगभग 3164.7 मिलियन, या फिर इसी को अप्रॉक्सीमेटली डाटा 3.1 बिलियन भी दे देते हैं। फिर जाके ह्यूमन के अंदर जो जनरली जीन होते थे उसके अंदर 3000 बेस होते थे, लेकिन एक लार्जेस्ट ह्यूमन का जीन है डिस्ट्रोफिन जिसके पास 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं। फिर आपको बताया ह्यूमन के अंदर जो लार्ज नंबर में एसेंशियल जीन होते हैं 30,000, उसमें से लगभग 99.9% ऐसे बेस होते हैं जो रिपीट होते हैं ह्यूमन के अंदर, सारे ह्यूमन के अंदर लगभग सेम होते हैं। फिर आपको बताया इसका फंक्शन जो है लगभग 30,000 में से 50% ऐसे जीन हैं जिसका हमें अभी भी फंक्शन के बारे में डिस्कवरी करना बाकी है। फिर बताया जितना भी जीनोम है उसमें से 2% से कम जीनोम ही आगे प्रोटीन बनाता है। फिर आपको बताया ह्यूमन में जो अधिकांशतः डीएनए का पार्ट होता है वो रिपीटेट करता है, इसलिए इसका नाम देते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस। और ये रिपीटेटिंग सीक्वेंस जो है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बनाता है, उसके स्ट्रेंथ को बनाता है, साथ ही साथ इवोल्यूशन में हेल्प करता है। फिर बताया क्रोमोसोम एक जो है सबसे बड़ा होता है, इसके पास जीन जो होते हैं 2968 होते हैं, और इसका जो काम बहुत लेट तक चलता रहा था 2006 ईस्वी तक। और हम बात करें क्रोमोसोम नंबर जो वाई होते हैं वो सबसे छोटा होता है जिसके पास मात्र 231 जीन ही होता है। साथ ही साथ बताया डीएनए के अंदर बहुत सारे 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसा होता है जो एक स्टैंडर्ड होता है जिसको एसएनपी कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एक बात और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, आप बताइए एचजीपी में कितने क्रोमोसोम पर रिसर्च हुआ था, क्रोमोसोम पे रिसर्च हुआ था। तो देखिए आपको बताया ह्यूमन के अंदर 46 को गुणसूत्र होता है क्रोमोसोम, 46 में से 44 जो होता है ऑटोजोमल, 44 तो यानी 22 पेयर, इस 22 पेयर में से हम 22 को ले लें तो काम चल जाएगा, क्योंकि पेयर का मतलब एक जैसा, और एक होता है एक्स वाई, तो एक्स को अलग रिसर्च करना पड़ा और वाई पे अलग रिसर्च करना पड़ा। टोटल कितना 22, तो ये था 23 और 24, यानी टोटल हम बात करें 24 क्रोमोसोम पर रिसर्च करना पड़ा। यानी एक चीज़ यहाँ से आपको बताए ह्यूमन में एचजीपी में टोटल 24 क्रोमोसोम पर एक्सपेरिमेंट चला। आप लोग से कहा जाए तो आप लोग 46 लगा दीजिएगा, नहीं तो 23 लगाइएगा, लेकिन आंसर क्या होगा 24, क्योंकि 44 को ऑटोजोमल होता है, 44 यानी 22 पेयर, 22 पेयर में से एक गो ले लिया 22 गो, और एक एक्स और एक वाई,
तो टोटल 22 तो 24 टाइप के क्रोमोसोम पे रिसर्च किया, 24 टाइप का जो क्रोमोसोम था उस पर रिसर्च किया। इस तरह से यहाँ से आपको हम बता ही दिए इसके एप्लीकेशन क्या है। इसके एप्लीकेशन में बताए बायोलॉजिकल रिसर्च में हमें हेल्प करेगा, साथ ही साथ ये बीमारी कैंसर उनसर का स्टडी में पता करेगा, और साथ ही साथ हमें जो डीएनए का कौन सा पार्ट क्या प्रोटीन बनाता है इसके बारे में हमें पता किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा एक बात और, यहाँ तक जो वीडियो देखे होंगे ऑब्वियसली जिनको अच्छा लगा होगा वही, तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।